चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। क्वेश्चन है कि किसी भी अंतरिक्ष यात्री को जो नीला आकाश हमें दिखाई देना चाहिए था, वो आकाश जो होता है, अंतरिक्ष जो होता है, काला क्यों प्रतीत होता है। मतलब किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। और हम लोग जब पृथ्वी से आकाश को देखते हैं तो कैसा दिखता है, नीला दिखता है। देखिए यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी अंतरिक्ष यात्री को जब आकाश देखता है वो तो नीला दिखाई देता है, लेकिन जहाँ से वो देख रहा होता है वहाँ दो चीज़ें बिल्कुल नहीं होती है। एक तो वहाँ वायुमंडल नहीं होता है और दूसरा जो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने के कारण और वहाँ पे वायुमंडल नहीं होने के कारण वो क्या हो जाती है, प्रकाश जो होती है स्पष्ट रूप से नहीं हो पाती है और इसकी वजह से क्या होता है कि आकाश अंतरिक्ष यात्रियों को नीला दिखाई देता है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि प्रकाश वायुमंडल और प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, ध्यान देंगे, वायुमंडल और प्रकीर्णन नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नीला दिखाई देता है। क्लियर हो गया। क्या लिखेंगे कि नीला आकाश न दिखकर काला इसलिए दिखता है अंतरिक्ष यात्रियों को कि जहाँ से वो देख रहे होते हैं वहाँ पे ना ही वायुमंडल होता है और न ही प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसीलिए उनको आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला की जगह काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, नीला की जगह काला दिखाई देता है। अगला सवाल है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दूसरा सवाल है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों रखा गया है। देखिए रेलवे का प्रकाश जो सिग्नल है लाल रंग का रखने का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लाल ही एक ऐसा रंग है जिसका सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है और तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि प्रकाश जो होता है धुएं या कोहरे के समय में, जब कोहरा का ठंडी का टाइम आ जाता है तो कोहरे में और धुएं में क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, रिफ्लेक्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक लाल ऐसा प्रकाश है जो क्या करता है कि उसमें भी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण दूर से ही दिखाई देने लगता है। इसीलिए चालक को गाड़ी चलाते समय इसकी सूचना आराम से मिले और वह गाड़ी को अच्छे से चला सके, इसीलिए रेलवे की लाइट में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। यानी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण लाल रंग का प्रयोग किया जाता है और कोहरे और धुएं में भी वो रंग दिखाई देता है, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग सिग्नल में किया जाता है। वह रेलवे का हो या सड़क पर ट्रैफिक होती है वहां पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। या ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि रेलवे के सिग्नल या खतरे के सिंबल भी जहाँ पे होती है, रोड यातायात जब भी हम करते हैं तो वहाँ पे भी लाल कपड़े या कुछ लगा दिए जाते हैं, क्योंकि लाल कहीं से भी हमें दूर से दिखाई दे देता है। क्लियर हो चुका है। आता है कि मनुष्य की आंख और फोटोग्राफी कैमरे में क्या अंतर है। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अब इसे ध्यान देंगे कि मनुष्य के आंख और फोटोग्राफी कैमरे में क्या अंतर है। देखिए कोई भी चीज का जब हम अंतर लिख रहे होते हैं तो ये बात हमेशा हमें ध्यान रखना है कि उस अंतर को लिखकर और लिखना है कि निम्नलिखित होते हैं, या ऐसा लिख देना है जैसे हमने लिखा है कि मनुष्य की आंख और फोटोग्राफी कैमरे में निम्न अंतर होते हैं या निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। दो कॉलम बना देना है, एक कॉलम में लिख देना है एक बात को और दूसरे में लिख देना है दूसरे को। यानी पहले में हमने जैसे लिख दिया है मनुष्य का आंख और दूसरे में लिख देना है फोटोग्राफिक कैमरा। पहला पॉइंट होता है कि मनुष्य का जो आंख है वो सजीव है, मनुष्य का आंख है जो क्या है, सजीव है, और फोटोग्राफिक कैमरा जो है वो क्या है, निर्जीव है। क्लियर हो चुका है पहला पॉइंट कि एक सजीव है और एक निर्जीव है। दूसरा पॉइंट है कि यह क्या है कि गोलाकार होता है, यह क्या होता है, गोलाकार होता है, लेकिन फोटोग्राफिक कैमरा क्या होता है, गोलाकार नहीं बल्कि चौरस होता है। क्या होता है, चौरस होता है। और अगला क्वेश्चन का इसमें तीसरा नंबर जो पॉइंट है अंतर में कि पेशियों के सहायता से इसकी उतलता, पेशियों की सहायता से आंख की जो उतलता है ना, आंख में जो लेंस है, बढ़ाई घटाई जा सकती है, लेकिन फोटोग्राफिक कैमरा जो होता है उसके ये गुण नहीं पाया जाता है, यानी उसकी उतलता को बढ़ाई और घटाई नहीं जा सकती। ये तीन अंतर है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि मानव का नेत्र सजीव है और फोटोग्राफिक कैमरा निर्जीव है। यह गोलाकार होता है, कौन, मानव नेत्र, और कैमरा क्या होता है, चौरस होता है। यह पेशियों के कारण इसकी उतलता को बढ़ाई या घटाई जा सकती है, लेकिन फोटोग्राफिक कैमरा में इसकी लेंस की
उत्तलता को बढ़ाई और घटाई नहीं जा सकती है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ गए। चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पेन लेकर एकदम लिखते रहिए और याद करिए, क्योंकि यही क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है और यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतियाबिंद किसे कहते हैं और इसका क्या उपचार है। ये क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोतियाबिंद किसे कहते हैं और इसका क्या उपचार है। देखिए मोतियाबिंद क्या होता है, यह भी एक आंख में होने वाला बीमारी है। इसमें होता क्या है कि जो हमारी आंखों के लेंस होते हैं उस लेंस के पीछे एक बहुत ही गाढ़े या कह सकते हैं कि मोटे परत एक जमा हो जाती है, जिससे कि क्या होता है कि लेंस से जो प्रकाश होकर जा रही होती है वह पूरी रूप से नहीं जा पाती है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मोतियाबिंद के कारण पूरा प्रकाश अंदर लेंस की तरफ, पारदर्शी जो लेंस होता है वो बिल्कुल अपारदर्शी होता है, यानी उससे प्रकाश की किरणें जा ही नहीं पाती है। तो इस तरह की स्थिति जब हो जाती है तो उस व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इससे शल्य क्रिया द्वारा, यानी ऑपरेशन के द्वारा, उस आँख के शल्य क्रिया के द्वारा लेंस में जो झिल्ली लगी हुई होती है उसको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है और वहाँ पे नए लेंस को स्थापित किया जाता है। या लेंस सही रहता है तो झिल्ली को हटाने के बाद वैसे छोड़ दिया जाता है और फिर चश्मे को लगा दिया जाता है। तो यानी इसका झिल्ली को हटाने की जो पद्धति होती है, यानी आँखों से लेंस के पीछे लगी हुई जो झिल्ली होती है उसको हटाया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कहा जाता है, यानी इसका उपचार हो जाता है। तो मोतियाबिंद किसे कहते हैं और मोतियाबिंद का क्या उपचार है। तो दोनों बातें समझ गए कि मोतियाबिंद आँखों में लेंस के पीछे होने वाले एक गाढ़ा झिल्ली के कारण प्रकाश के नहीं जाने से दिखाई का नहीं देना, यानी पारदर्शी लेंस का अपारदर्शी हो जाना, और जिससे कि आँखों की जो देखने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। इसे झिल्ली को हटाकर ऑपरेशन के द्वारा, और उसमें जब झिल्ली हटा दी जाती है तो उसके बाद वो दिखाई देने लगता है। या तो लेंस लगा दिया जाता है तो उससे दिखाई देने लगता है, या तो चश्मे का प्रयोग कराया जाता है उससे भी दिखाई देने लगता है। इस तरीके से इसका उपचार किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा जब भी एग्जाम में आएगा। तो उसके बाद आता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और उसके ठीक नीचे है कि तारों और ग्रहों में अंतर स्पष्ट है। दोनों क्वेश्चन काफ़ी एक दूसरे से सन्निकट हैं और काफ़ी पास हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, देखिए तारे जो होते हैं पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर होते हैं, और दूरी से प्रकाश जब आती हैं तो उसके रास्ते में बहुत जगह निर्वात, कभी वायु, बहुत जगह चीज़ें मिलती हैं। तो जब वो निर्वात से जब वायु में आती है तो प्रकाश की जो गति होती है ना, एक समान नहीं रह पाती है, कभी तीव्र हो जाती है तो कभी मंद हो जाती हैं। तो तीव्र और मंद होने के कारण वो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है और उससे वो जो दिखाई देता है वो क्या होता है ना, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसीलिए प्रकाश का अपवर्तन के कारण इसमें क्या होता है कि यह तारे जो होते हैं टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि तारे और ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। तो तारों और ग्रहों में अंतर स्पष्ट करना है। तारे क्या होते हैं कि जो पृथ्वी के काफ़ी दूर होते हैं, और ग्रह जो होते हैं पृथ्वी के काफ़ी पास होते हैं। पहला अंतर लिख देंगे। ग्रह जो होते हैं उनके पास जो प्रकाश होता है वो अपना प्रकाश नहीं होता है, बल्कि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और तारे जो होते हैं उनके पास अपना प्रकाश होता है और वो खुद के प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं। दो अंतर लिख लेंगे। तीसरा अंतर में लिखेंगे कि जो तारों के पास प्रकाश होता है वो टिमटिमाता हुआ नजर आता है, अर्थात उसकी गति जो होती है प्रकाश की मंद और तीव्र होने के कारण टिमटिमाती हुई नजर आती है। लेकिन ग्रहों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ग्रह क्या होते हैं, पास होते हैं, और इससे क्या होता है कि जब वो प्रकाश आती हैं तो इतनी अधिक तीव्र गति से वो आती हैं जिसके कारण उसका अपवर्तन का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है। बताया कि अपवर्तन के कारण जो तारे होते हैं इनका प्रकाश क्या होता है कि दूर से आने के कारण टिमटिमाता है, और इसका अपवर्तन, ग्रहों का जो प्रकाश का अपवर्तन होता है 0 हो जाता है। इसलिए टिमटिमाते हुए नहीं बल्कि शांत प्रकाश को उत्सर्जित करते हुए नजर आते हैं। चौथा अंतर में हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी से काफ़ी दूर होने के कारण तारे जो होते हैं छोटे नजर आते हैं और ग्रह जो होते हैं बड़े नजर आते हैं।
जो तारे होते हैं क्या होते हैं, छोटे नजर आते हैं, और जो ग्रह होते हैं बड़े नजर आते हैं। तो हमने 3 अंतर बताया, तारे टिमटिमाते हैं और ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तारों के पास अपना प्रकाश होता है, ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, बल्कि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी से काफ़ी दूर होने के कारण तारे छोटे नजर आते हैं और पृथ्वी के काफ़ी पास आने के कारण ग्रह बड़े नजर आते हैं। जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो दूर होने के कारण क्या होती हैं कि तीव्र और मंद हो जाती हैं, और तीव्र और मंद हो जाने के कारण क्या होते हैं ना कि वो टिमटिमाने लगती हैं। लेकिन ग्रहों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, एक भाव से उनके प्रकाश आते हैं, इसलिए वह टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। तो यह क्या होता है कि उसका जो अपवर्तन होता है शून्य हो जाता है। इन्हें इसका आंसर हम लोग इस तरीके से डिफाइन करके अंतर को, 4 अंतर हमने बताया, 3 अंतर आप लोग लिख लेंगे। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वे कौन कौन सी व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें नेत्रदान नहीं करना चाहिए। और फिर मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि वो कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं जो नेत्रदान कर सकते हैं। तो न करने वाले को भी और करने वाले को, दोनों को समझना है कौन कौन नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले एड्स का जो मरीज होगा वो कभी भी नेत्रदान नहीं करेगा। हेपेटाइटिस बी या सी, हेपेटाइटिस जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी या सी में से कोई भी हेपेटाइटिस उसको है तो वह नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। जल भित्ति अगर हो गया है उसके आंखों में तो वो भी नहीं कर सकता है। तीव्र ल्यूकीमिया होगा, ये बीमारी होती है, वह भी नेत्रदान नहीं कर सकता है। धनुस्तंभ जिसको बीमारी हुई रहेगी वो भी नेत्रदान नहीं करेगा। हैजा वाले व्यक्ति भी नेत्रदान नहीं करेंगे। और तानिका शोथ एक बीमारी होती है, इसकी जो पेशेंट होंगे वो भी नेत्रदान नहीं करेंगे। और मस्तिष्क शोथ जो हो जाते हैं वो भी अपने नेत्रदान नहीं करेंगे, बल्कि किसी व्यक्ति को नेत्रदान करेंगे तो उससे फायदे के बजाय घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। एड्स वाला को अगर मान लीजिए किसी में डाला जाएगा तो उसको एड्स हो जाएगा। इस तरीके से इस व्यक्तियों का नेत्र हम नहीं लेंगे। अगर एक शब्दों में कहें तो संक्रमण बीमारी किसी को हुई है और संक्रमण बीमारी का वो पेशेंट है तो उसका किसी प्रकार का संक्रमण रोग है तो उस व्यक्ति का नेत्र नहीं दान करना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया है कि वे कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं जो नेत्रदान कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि वो कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं जो नेत्रदान कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि किसी भी आयु के लोग नेत्रदान कर सकते हैं, मतलब इसके लिए उम्र सीमा नहीं है। बाल्यावस्था से लेके किशोरावस्था से लेके प्रौढ़ावस्था तक जहाँ तक की अवस्था में आदमी जी रहा है वो कोई भी वर्ग का होगा, बच्चा या व्यक्ति, वो दान कर सकता है। किसी भी लिंग का हो सकता है, मतलब पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है या गे भी हो सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, मतलब ट्रांसजेंडर लोग भी। तो कोई भी लिंग का होगा तो भी आंख का दान कर सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। चश्मा लगाने वाला भी दान कर सकता है और चश्मा न लगाने वाला भी नेत्र को दान कर सकता है। मोतियाबिंद ऑपरेशन करा चुका व्यक्ति होगा वो भी नेत्र को दान कर सकता है। देखिए यहाँ पे नेत्र नहीं दान करने वाला था और नीचे नेत्र दान कौन कौन कर सकता है। तो दोनों क्वेश्चन में इधर से उधर कंफ्यूजन मत लइएगा। नेत्र न दान करने वाला पहले बताया और कौन कौन नेत्र दान कर सकते हैं उसको नीचे में बता रहा हूं। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित अगर जो कोई मरीज है वो भी अपने आंखों को दान दे सकता है। मधुमेह यानी डायबिटीज का पेशेंट होगा जिसको चीनी रोग, शुगर रोग कहते हैं, उसके भी पेशेंट क्या कर सकते हैं, आंखों को दान कर सकते हैं। और दमा बीमारी यानी दमा से दम घुटने लगता है, उसका भी पेशेंट होगा तो भी अपनी आंखों को दान कर सकता है। और जिन्हें कोई संक्रमण रोग ना हो यानी किसी प्रकार से एक से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी अगर जो उसमें नहीं है तो वह स्वस्थ व्यक्ति होगा तो वो नेत्रदान कर सकता है। तो ये क्वेश्चन हमारा था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेने की जरूरत है और जितने मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं इस चैप्टर में, इस वीडियोस में, आप उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा कि आपको पूरा क्वेश्चन क्या हो जाए, समझ में आ जाए। अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पे बात करेंगे और 14 नंबर जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।
इसको कई प्रकार से पूछा जाता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, या इसको सवाल कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि श्वेत प्रकाश का एक प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण किरण को आरेख को दर्शाएं, या ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश का वर्णपट से आप क्या समझते हैं। या अनेकों प्रकार के जो सवाल पूछे जाते हैं, जो भी इससे रिलेटेड सवाल है उस सभी प्रश्नों का उत्तर आज काफी अच्छे से देंगे कि जब भी प्रकाश की किरणें एक प्रिज्म से होकर गुजरती है, श्वेत प्रकाश की किरणें जब प्रिज्म होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाती है। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। एक प्रिज्म को लेना है और प्रिज्म से प्रकाश की किरणें को, यहाँ पे प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण जब यहाँ से प्रिज्म से होकर गुजरती है तो गुजरने के बाद यह 7 रंगों में बढ़ जाती है, इसे पर्दे पर उतारा जाता है। तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल का होता है और सबसे कम बैगनी का होता है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होने के कारण इसमें मुड़ाव कम होता है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होने के कारण बैगनी का मुड़ाव ज़्यादा होता है। तो इसको एक फॉर्मूले के अनुसार, यानी एक ट्रिक है जिसके द्वारा समझा जाता है। बैजानी ह पीनाला, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। यानी इसको इंग्लिश में विवगौर कहा जाता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको एक चित्र के द्वारा बनाकर, और काफ़ी अच्छे से आप देख रहे होंगे बोर्ड पर मैंने इसको बना दिया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इसी चित्र को बनाकर 2 लाइन लिख देना है कि जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, या इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, या अनेकों नाम से जानते हैं। तो यह क्वेश्चन में 2 से 4 लाइन लिखना है और चित्र को दर्शा देना है और क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्लीट। यानी जब भी ये क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए। इस प्रकार से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। अगले सवाल की बात कर रहे हैं और ये सवाल है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और कई बार ये सवाल पूछे भी जा चुके हैं कि वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। वर्षा के पश्चात इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? हम लोग देखें अक्सर बरसात के दिनों में हमारे यहाँ इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसे इंग्लिश में रेनबो कहते हैं। और हमारे यहाँ जब बहुत ही छोटे छोटे हम लोग थे या हम लोग देखते हैं तो हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि इंद्रधनुष जब भी दिखाई देता है तो सुबह के टाइम और शाम के टाइम में ज़्यादा दिखाई देता है और सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। अगर सुबह के समय हो रहा होगा तो पूरब में सूर्य रहता है तो पश्चिम में दिखाई देता है, और जब शाम हो रहा होता है तो पश्चिम में सूरज रहता है तो पूरब की दिशा में दिखाई देता है। जब प्रकाश की किरणें पानी के छोटे छोटे बूंदों से गुजरती है तो जो छोटे छोटे पानी के जो बूंदें होती हैं एक प्राकृतिक प्रिज्म का काम करने लगती हैं, और जब प्राकृतिक प्रिज्म का काम करने लगती हैं तो जब उससे प्रकाश होकर गुजरता है तो उससे श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बंटकर एक काफ़ी सुंदर संरचना बना देती है जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं, और इस प्रकार से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो आप लोग समझ गए कि वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। तो वर्षा के पश्चात या बरसात के दिनों में बारिश के बूंदे या बारिश के जो कण होते हैं वायुमंडल में घूमते रहते हैं बादलों के रूप में, और जब बादलों के रूप में वो घूमते रहते हैं तो उससे जब प्रकाश की किरणें जाती हैं तो वह सूक्ष्म कण एक प्रिज्म के रूप में कार्य करने लगता है। जब वो प्रिज्म के रूप में काम करता है तो जब उसे प्रकाश की किरणें जाती है तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बंट जाती है और वर्ण विक्षेपण के कारण एक खूब सुंदर संरचना बनती है जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो ये इसको आसानी से हम लोग को लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। या एक क्वेश्चन और आता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं कि जल की अधिकता के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जिसके कारण वो नीला दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो स्वच्छ
आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है कि जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में जाती है तो वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण होते हैं वायु के, जब उससे प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो वह लाल प्रकाश को यानी लाल रंग के प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकिरणित न करके बल्कि नीले रंग के प्रकाश को वो क्या करती, अधिकता से प्रकिरणित करती हैं। इसी के कारण लाल रंग के प्रकीर्णन कम होता है किसके अपेक्षा, नीले रंग के अपेक्षा। इसलिए नीले रंग के ज़्यादा से ज़्यादा प्रकीर्णन होने के कारण हमारा आकाश का जो रंग होता है वो कैसा दिखाई देने लगता है, नीला दिखाई देने लगता है। तो इसको लिख लेंगे कि लाल रंग के प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित कणों में प्रकीर्णन कम होता है और नीले रंग का जो वायुमंडल में कण है उसमें प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, इसलिए लाल न दिखाई देकर वो हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ओके, इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। रक्ताभ मतलब खून यानी लाल रंग का, बिल्कुल जैसा लगता है कि लाल एकदम लालिमा छा जाता है जब सूर्योदय होता है और जब सूर्यास्त होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बाकी सारे कणों का जो प्रकाश होता है बहुत दूर चला जाता है, लेकिन लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो हमें कुछ देर तक दिखाई देते रह जाता है और कुछ देर तक दिखाई देने के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमें सूर्य का जो चित्र होता है या जो सूर्य का दृश्य होता है उस समय लाल दिखाई देता है। यानी इसे कह सकते हैं कि लाल रंग के तरंगदैर्घ्य के कारण लाल का जो प्रकीर्णन होता है कुछ देर तक, ज़्यादा समय तक होता है और जब सूर्योदय हो रहा होता है तो सबसे पहले लाल ही रंग का प्रकीर्णन होता है, तो इसके कारण सुबह में भी दिखाई देता है लाल, और जब डूबता है तो भी कुछ देर तक दिखाई देते रह जाता है, इसलिए उसका रंग होता है लाल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने इस वीडियो में जितनी भी क्वेश्चन दिए हैं यानी टोटल 17 क्वेश्चन हमने इस चैप्टर में आपको दिया है और 17 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है मैंने इसमें बताया है। तो मानव का रंग बिरंगा संसार में जो क्वेश्चन हमने दिया है आप 17 क्वेश्चन को कंफर्म कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावे कोई सवाल आपके बिहार बोर्ड पूछने वाली है। तो इसको 1 या 2 बार आप रिवाइज कर लीजिए और खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। थैंक यू। अगले वीडियो का इंतजार करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर।